बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे अचानक वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग लगी। हालांकि डॉक्टर्स, नर्सेज और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की तत्परता से कई बच्चों की जान बचा ली गई। हादसे के वक्त अस्पताल में कुल 39 नवजात बच्चों को रखा गया था और आग लगने के बाद सभी को बाहर निकालने की कोशिशें की गई। अब इनमें 6 प्रभावित बच्चों को पास के ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आग में झुलसने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में कुल 39 नवजात बच्चों को रखा गया था। वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग लगी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आग लगने के बाद किस तरह के हालात बने थे। यहाँ पर जो इंक्यूबेटर्स रखे गए हैं बच्चों के लिए, वो भी जल गए हैं और इन्हीं में 39 बच्चे यहाँ पर एडमिट थे और उसमें से 3 बच्चों की जान चली गई है। आज सकाळी 3:15 वाजताचे आसपास आपला जो स्त्री सामान्य रुग्णालय अमरावतीचे त्याच्यामध्ये जे एनआयसीयू आहे त्याच्यामध्ये 3 कंपार्टमेंट आहे। त्यापैकी जो एक कंपार्टमेंट होता त्याच्यामध्ये आग लागली। 9 जे मुले होते जे इलाज घेत होते त्यापैकी 3 मुलांची मृत्यू दुर्दैवाने झालेली आहे आणि बाकीचे उरलेले 6 जे मुले आहेत त्यांना इतर शिफ्ट करण्यात आलेला आहे। प्राइमरी फेसी जो हा आग है ये जो वेंटिलेटर में आग लागलेली है, आता यांच्या पुढे आपण शोध करत आहे। अमरावती के जिस अस्पताल में आग लगी है उसका एनआईसीयू हाल ही में बनकर तैयार हुआ था। ऐसे में मासूमों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नए बिल्डिंग में एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं। 3 बच्चों का मृत्यु यहाँ पे हुआ है। वो जो नर्सेस थी उन्होंने बचाया, 6-7 बच्चों को बचाया, ऐसे मेरे कान पे आया है। लेकिन यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया। नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये। मैं जब पालक मंत्री थी तब इसकी मंजूरात हुई थी। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए। जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ संवाददाता साकेत राय जुड़ गए हैं। साकेत, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री तो आरोप लगा रही हैं कि इसमें जो एनआईसीयू बना हुआ एनआईसीयू, इसके अंदर इन्वर्टर में धमाका हुआ है, लेकिन असली वजह क्या है? आग कैसे लग गई इसके अंदर? देखिए अमित, जाहिर तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है। जो प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला है कि 3:15 बजे के आसपास जो वेंटिलेटर है, यानी कि जो एनआईसीयू के अंदर वेंटिलेटर रखा हुआ था उसके अंदर अचानक ब्लास्ट हुआ। ये आग अचानक नहीं लगी या धीरे धीरे नहीं लगी, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें ये पूरी घटना इतनी जल्दबाजी में हुई। महज 5 से 10 मिनट का टाइम जो अंदर नर्स थी उन्हें भी मिला। अब कुल मिलाकर 9 बच्चे एक कंपार्टमेंट के अंदर थे। कुल मिलाकर जो एनआईसीयू के बेड्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं वो 3 हैं, जिनमें से जिस कमरे के अंदर ये घटना हुई उसमें 9 बच्चे थे, जिनमें से 6 बच्चों को नर्सेज ने और जो वहाँ पर मौजूद स्टाफ था उन्होंने बचा लिया। लेकिन 3 बच्चे वेंटिलेटर के पास ही थे, जिसकी वजह से उनकी इस पूरी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब वेंटिलेटर में किस वजह से ब्लास्ट हुआ, आग लगने की क्या मुख्य वजह थी, इस पर बहुत सारी जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी भी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग लगने को लेकर पूरा कारण क्या था या किस वजह से ये पूरी आग लगी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी। फायर ऑडिट की टीम वहां पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच के आदेश दिए हैं। ऑपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इसमें लापरवाही हुई है अगर इस तरह की घटना होती है तो, और जो कि अस्पताल अभी हाल ही में बना है, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसका जवाब तब तक नहीं आ पाएगा जब तक एक विस्तृत डिटेल रिपोर्ट नहीं आती कि आग लगने की पीछे मुख्य वजह क्या थी। साकेत, वजह तो जांच की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर लैप्सेस तो हुए हैं। जो फायर सेफ्टी के मेजर्स है वो वहां पर नहीं थे। अगर वो होते तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग को बुझाने में कामयाब रहता। शुरुआती तो कम से कम वहां पर हो पाती आग बुझाने की, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और आमतौर पर जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां यही देखा जाता है कि फायर सेफ्टी मेजर्स होते ही नहीं है या फिर वो काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ डमी होते हैं।
बिल्कुल, और यही कारण है कि लगातार जो यशोमती ठाकुर हैं वो भी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जिन्होंने खुद ग्राउंड पर जाकर ये पूरी रिपोर्ट ली है, वहाँ पता चला है कि जो भी फायर सेफ्टी ऑडिट्स हैं वो भी ठीक तरीके से अस्पताल के नहीं हुए थे, जबकि ये अस्पताल नया बना हुआ है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी सही जगह पर नहीं रखे हुए थे, वरना जो वहाँ के परिजन हैं उनका भी ये कहना है कि आग लगने के बाद उन्होंने कोशिश की कि बच्चों को खोज कर निकालें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली किस कंपार्टमेंट में किस तरफ जाना है या फिर घटना किस तरफ हुई है। अब चूंकि अस्पताल बहुत ही पेचीदा तरीके से कई बार बना होता है तो लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे में जो रास्ते होते हैं वो भी बताए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी लापरवाहियां ज़रूर बरती गई हैं और इसमें प्रशासन की तरफ से अब जांच शुरू की गई है। हाई लेवल कमेटी भी गठित की जा रही है, अस्पताल की तरफ से भी एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी स्थापित की जा रही है। और इस पूरे मामले में जो हॉस्पिटल के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि आग लगने के पीछे मुख्य वजह भले ही अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर बहुत सारे बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी बिल्कुल तय है, क्योंकि इस तरीके की घटना जब होती है, खासतौर पर अगर आप अमरावती की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अमूमन इस तरह की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं और लगातार कई घटनाएं इसके पहले भी यहां पर हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि जहां पर इतने सारी गैजेट्स रखे हों, इतने सारे इक्विपमेंट्स रखे हों और जो बिल्कुल बिजली से चलते हो तो उनका रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में जब लापरवाही बरती जाती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इससे पहले भी जो घटनाएं होती है उसमें भी जांच में चीजें निकली हैं। आप नजर बना रखें इस खबर पर, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर की जो नागपुर से आ रही है, जहां गोधनी इलाके में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गैस रिसाव की वजह से करीब 40 लोगों की दिक्कत आई है सांस लेने में, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया और प्रभावित लोगों में 8 से 10 कर्मचारी हैं और आसपास रहने वाले 25 के करीब लोग इसमें शामिल हैं। 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और एहतियात के तौर पर इलाके को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। गोधनी इलाके में गैस के रिझाव से उस इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यहाँ पे रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस सुरक्षा की टीम, मेडिकल हेल्थ की टीम तमाम यहाँ पे पहुँची हुई है। रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरीके से जो गैस का रिझाव है उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। इस वक्त हमारे साथ पुलिस निरीक्षक सर हैं। सर, क्या मामला है, कितने बजे सूचना मिली, किस तरीके का रिझाव है और कौन सी गैस है? ये गोधनी नगर पंचायत का जल शुद्धिकरण केंद्र है। करीबन रात को 1 बजे यहाँ सूचना मिली कि क्लोरीन जो गैस है वो लीकेज हुआ है। तुरंत पुलिस यहाँ पहुँच गए। कुछ लोग खुद होकर अस्पताल जा रहे थे, कुछ लोगों को पुलिस ने उनके गाड़ी में अस्पताल भेज दिया। यहाँ हमारे डीसीपी झोंटू मैडम, डीसीपी ट्रैफिक सर और बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। उनके मार्गदर्शन में एक्शन चालू हुई। कुछ देर के बाद एनडीआरएफ, अपना ओसीडब्ल्यू की टीम और महानगर पालिका फायर ब्रिगेड ये लोग भी आए और उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन चालू कर दिया। हमने वो 200 मीटर का पूरा जो एरिया है रात को ही वैकेट कर दिया। यहाँ के जो पूरे लोग हैं उनको समझा के सुरक्षित जगह ट्रांसफ़र कर दिया और जो जॉइंट ऑपरेशन टेक्निकल टीम कर रही है उन्होंने बहुत सारा नियंत्रण वो जो लीकेज है उसके ऊपर पाया है। अभी यहाँ फिलहाल पूरा कंट्रोल में सिचुएशन है और जनता को आह्वान है कोई अफवाह पे भरोसा ना रखे और पुलिस को सहयोग करें। बड़ी संख्या आ रही है, 30-40 के आसपास लोगों को अलग अलग अस्पताल में जाने की सूचना आ रही है। आप लोगों के पास क्या जानकारी है? बराबर है, 40 लोग अभी फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, उसमें से और इसके अलावा 12 लोग डिस्चार्ज हो गए और सब सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। क्या इस एरिया के लोगों को जगह खाली कराई गई है? हाँ, टेम्पररी हमने उनको वैकेट किया है ताकि 11 बजे तक ये ऑपरेशन खत्म होने तक आप यहाँ ना आ जाए। कितने लोगों को कहाँ स्थानांतरित किया? ये 150 लोग हैं यहाँ के रहने वाले, जो आजू बाजू के एरिया में उनके जो परिचित लोग हैं उनके पास उनको भेजा गया है। अभी क्या स्थिति क्या है? अभी एक लास्ट स्टेज में ये ऑपरेशन है, जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है सिस्टम का, सब यंत्रणा इधर काम कर रहे हैं। लास्ट स्टेज में ऑपरेशन चालू है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, जहां टीएमसी के पूर्व पार्षद शशांक शेखर मंडल भीड़ के गुस्से का शिकार बन गए। गुस्साई भीड़ ने तृणमूल के एक पूर्व पार्षद के घर को घेर लिया और उनके घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। और इस बवाल के बाद पुलिस ने आरोपी के पूर्व तृणमूल पार्षद शशांक शेखर मंडल को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद और टीएमसी नेता शशांक शेखर मंडल चुनाव के बाद से ही इलाके के बाहर थे। रविवार शाम को जैसे ये खबर फैल गई कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिरे शशांक अपने घर लौटे हैं, गुस्साई भीड़ ने उनके घर को घेर लिया
हमला कर दिया और तृणमूल के नेता के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ इस बात पर अड़ी थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी को मोहल्ले में रहने ही नहीं देंगे। हालात बिगड़े तो बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। गुस्साई भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और करीब 3 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी पूर्व तृणमूल पार्षद शशांक शेखर मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से कोकोवानी थाना अंतर्गत डीपीएल टाउनशिप इलाके में तनाव फैल गया। हमारे साथ संवाददाता ओंकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, जरा बताइए कि आखिरकार शशांक शेखर मंडल के ऊपर किस तरह के आरोप हैं और ऐसा क्या हुआ कि इलाके लोग इतने भड़क गए कि वो चाहते हैं कि वो उस इलाके में ही ना रहें? जी देखिए, ये पूर्व तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद शशांक शेखर मंडल के खिलाफ कई सारे आरोप है, जैसे कि इनके खिलाफ रंगदारी के आरोप है, डराने के आरोप है। ऐसे तमाम आरोप 39 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ लगातार उठ रहा था और ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये और भी ज्यादा उभर के आया। लोग काफी गुस्से में हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के समय में जब राज्य सरकार में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसी दौरान ये रंगदारी करते थे, तरह तरह लोगों के पास से पैसे उठाते थे। तो ऐसे कई सारे आरोप इन पूर्व पार्षद के खिलाफ है। कल रात जब वो अपने घर पे घुसने की कोशिश किया तो उसी दौरान लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया और घर पे हमला करते हुए उनके घर पर अंदर जाके तोड़फोड़ किया। तो लोगों की भीड़ इतना ज्यादा था तो उसमें पुलिस को पहुंच नहीं पड़ा और पुलिस पहुंचते हुए भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इसके साथ साथ आंसू के गोली भी छोड़े गए, तो इलाके में भारी तनाव भी फैल गया और इसके बाद पूर्व पार्षद जो है इन्हें डिटेन कर लिया गया है। जो लगातार तस्वीरें आ रही है वो ये तो बताती है कि पिछली सरकार से लोग कितने नाराज थे, उनके जो नेता थे किस तरह से लोगों का शोषण कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि अब जब सत्ता परिवर्तन हुई है और जनता के हाथ में ताकत लौटी है तो उसके लिए अब अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और जो लोग जिम्मेदार थे उनको जेल तक ले जाने के लिए लगातार वो आवाज भी उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से संदिग्ध आईडी और हथियार बरामद होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करते हुए करीब 5 किलो जेलेटिन की स्टिक, डेटोनेटर, पावर सोर्स, वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक आईएसबीटी के करीब इस संदिग्ध विस्फोटक के होने की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि चंडीगढ़ में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की संभावित योजना बनाई गई थी। पुलिस ने लोगों से घबराने या किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी सतनाम, सत्ता, नौशेरा से जुड़े थे और तीनों ये पकड़े गए हैं। पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर चंडीगढ़ में बड़े हमले के प्लान पर ये सभी काम कर रहे थे और पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 तरनतारन के रहने वाले हैं और 1 अमृतसर का। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पकड़े गए युवकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के कहने पर ही ये सामान इकट्ठा किया था। अब सूत्रों के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने यह साजिश की थी। शुरुआती जांच के मुताबिक इनका मकसद चंडीगढ़ बस स्टैंड पर ब्लास्ट करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद यह था कि इस आईडी को ले जाके ये दूसरी जगह कहीं रखते जिससे ज्यादा नुकसान होता या फिर उसके जो मायने हैं या फिर उसका जो संदेश व्यापक तौर पे पूरे राज्य में और देश में जाता। और अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां आईटीओ पर भीषण हादसा हुआ। ये सड़क हादसे में विधायकों समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी की हालत स्थिर है। हादसा उस वक्त हुआ जब बेकाबू तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग पार कर दूसरी तरफ से आ रही इनोवा कार से टकरा गई। इनोवा में किराड़ी विधानसभा के मौजूदा आप विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल सवार थे। अब कार पर कर्नाटक सरकार भी लिखा हुआ था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक स्विफ्ट कार में लगे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट होने की वजह से ड्राइवर का कार के ऊपर से संतुलन खो बैठा,
जिसके बाद कार बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। स्विफ्ट कार में पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे सवार थे। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये वो गाड़ी है जिसपे सवार थे दोनों विधायक, और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लिखा हुआ है जो गाड़ी में, और साथ ही साथ सामने से गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। सर, मैं ITO की रेड लाइट से राइट मुड़ा, हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचा। अनदर वे से एक गाड़ी आई, बहुत स्पीड में था, उसने मेरी गाड़ी को हिट किया। तो आपको भी चोट वोट आई है? मेरे को तो एयर बैग खुले थे तो उसके झटका लगा। मैं तो रेड लाइट से मैक्सिमम 20 की स्पीड में था, वो पीछे से उधर से अनदर वे से बहुत स्पीड में आ रहा था और उसने एकदम टर्न मारा और एंगल तोड़ते हुए मेरी गाड़ी में हिट हुआ। तो आपने देखा उस गाड़ी में कौन था? फैमिली थी या मैं कैसे देख लेता हूँ? मेरी गाड़ी में हिट हुआ, मेरी गाड़ियों के एयर बैग खुल गए तो मैं कैसे देख लेता हूँ? मैं अपने आप को संभालता है, उनको देखूं। उसमें तो फैमिली थी, बच्चे। हादसे में दोनों कारों को नुकसान पहुंचा है और जो जानकारी मिल रही है कि स्विफ्ट कार का जो ड्राइवर है वो लक्ष्मीनगर की तरफ से आ रहा था और जैसे ही वो ITO के सिग्नल के करीब पहुंचा वैसे ही डिवाइडर से गाड़ी टकराई और उसके बाद इनोवा गाड़ी से जाकर टकरा गई। दिल्ली ITO पर जो जबरदस्त हादसा हुआ उसमें किस तरह से जो गाड़ियों की हालत है उसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कितना भयानक ये हादसा। ये स्विफ्ट गाड़ी है जो रेलिंग तोड़ी गई, इसी गाड़ी की तरफ से जो रफ्तार थी बहुत ज्यादा तेज थी और पूरी जो गाड़ी है वो डैमेज हो चुकी है। ये देखिए कि चाहे शीशा हो, अंदर की तस्वीर आप देखिए कि क्या हालत इस गाड़ी की है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी उस परिवार की। हालांकि उसमें बच्चे भी शामिल है, जख्मी हुए हैं, बुरी तरह से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो रेलिंग टूटी है लोहे की मजबूत, वो इसी स्विफ्ट गाड़ी से बताया जा रहा है कि इसकी टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि ये रेलिंग तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ चली गई जहां पर जो विधायक की गाड़ी है इनोवा वो आ रही थी। तो इस गाड़ी की तस्वीर आपने देखी कि क्या भयानक स्थिति इस स्विफ्ट डिजायर की है। इसकी भी स्थिति देखिए कि इसका भी जो आगे का पूरा जो बोनेट की बात करते हैं या पूरा हिस्सा आगे का गाड़ी का वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और शीशा भी टूटा हुआ है। दोनों विधायक भी घायल हुए हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरबैग इसके भी खुले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और स्विफ्ट डिजायर के भी एयरबैग खुले हुए थे। तो ये स्थिति इन गाड़ियों की है। हालांकि पीछे का हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन आगे का ये भी बॉनेट हो या आप देखेंगे फ्रंट जो ग्लास है वो पूरी तरह से चकनाचूर यहाँ पर नजर आ रहा है। बांग्लादेश के रंगपुर से दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में रिटायर्ड स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्ध चचेरे भाइयों को हिरासत में लिया है जिन्होंने ड्रग्स के नशे का विरोध किए जाने पर हत्या की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर की छत पर ड्रग्स ले रहे थे जिसका गणपति ने विरोध किया था, लेकिन ये बात आरोपियों को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने पहले गणपति और फिर उसके परिवार के बाकी सदस्यों को एक-एक कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद दोनों आरोपी कई घंटों तक उसी घर में रुके रहे, वहीं खाना खाया और उसके बाद फरार हो गए। तो बांग्लादेश में हुई घटना पारिवारिक मामला है जहां पर परिवार के ही लोगों ने 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक बच्चा, एक माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल हैं और आरोप परिवार के ही लोगों पर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज को लेकर दुनिया भर के पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने आवाज उठाई है। कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर और सुनील गावस्कर समेत पूर्व भारतीय कप्तानों समेत 21 कप्तानों ने शहबाज शरीफ सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इमरान खान की मेडिकल जांच कराई जाए और उन्हें जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी के अदयाला जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें
उन्हें 20 से लेके 21 अगस्त में 2026 के दरमियानी रात को इलाज के लिए मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस हॉस्पिटल में उनको नहीं ले जाया गया बल्कि पिम्स में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य की ओर से नियुक्त मेडिकल टीम ने महज कुछ घंटों में इमरान खान को फिट घोषित कर दिया और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करके उनको वापस अडियाला जेल वापस भेज दिया गया, जिसके बाद इमरान खान का परिवार लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या इमरान खान को मार डालने की साजिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में ताजा सीमा विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल आज चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां बीजिंग में वो मंगलवार को भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद समेत दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर अहम चर्चा होगी। डोभाल और वांग यी दोनों ही सीमा वार्ता प्रक्रिया के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। 2003 से शुरू हुई विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का ये 25 दौर होगा, जिसका मकसद भारत चीन की 2488 किलोमीटर लंबी सीमा का विवाद सुलझाना है। बात राजस्थान की करते हैं, जहां सीजेपी के दौरे को लेकर शहर शहर बवाल जारी है। जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी सीजेपी का विरोध हुआ। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका तय समय में देरी से पहुंचे। उनके पहुंचने पर उनके समर्थकों और वहां मौजूद लोगों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के कार्यकर्ता चंद्रवीर सिंह को थप्पड़ मार दिया। जब सीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की गई तो आशुतोष रांका अंदर कमरे में मौजूद थे। मारपीट के दौरान सीजेपी और एवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इस मामले में पुलिस ने एवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया है। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। रविवार शाम को धरना स्थल पर पहुंचे आइसा संगठन से जुड़े कुछ छात्रों ने मंच के पास पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, जिसका धरना पे बैठे छात्रों के एक गुट ने विरोध कर दिया। इधर आइसा का पोस्टर लगाने से रोके जाने पर आइसा के छात्र नेता भड़क गए और धरने पर बैठे छात्रों को सरकार समर्थक बताने लगे। इससे दोनों गुटों में जुबानी जंग तेज हो गई। उधर झारखंड में भी फिर से आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी है। छात्र नेता देवेंद्र महतो आज से पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज से यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो वहीं जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई करेगा। ये सारा बालूज ये सब दलाली कर रहा है यहाँ पे रह के। पटना में कौन कौन बेच रहा है छात्रों का आंदोलन? नहीं चाहिए समर्थन ऐसा का, जाए अपना लेके दिल्ली में जाए। बिहार है, बिहार को हल्के में मत लीजिए। कोई ऐसा का जरूरत नहीं है, बिहारी काफी है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर क्यों भिड़े प्रदर्शनकारी? पटना के प्रोटेस्ट में पोस्टर वॉर, आइसा पर भड़के छात्र। पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पोस्टर लगाने को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों का गुट आपस में ही भिड़ गया। जमकर नारेबाजी होने लगी। रविवार शाम गर्दनी बाग का धरना स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। पटना के गर्दनी बाग में हंगामा, नारेबाजी और छात्रों की भिड़ंत जब शुरू हुई तो धरने पर बैठे छात्रों के मंच पर छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने की कोशिश की। इसके बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप लोग छात्र बनकर आइए, ये ऐसा पोस्टर लेकर मत आइए। आप छात्र बनकर आइए, मेरे साथ बैठिए। ये नहीं कि आप ऐसा बनकर आइए। जी नहीं, हम लोग का छात्र का है, बीपीएससी छात्र का है, दरोगा छात्र का है, एसएससी छात्र का है, ना कोई पॉलिटिक्सबाजी का है। नहीं, हम लोग आगे नहीं दिए, लोग छुपके से आकर के पोस्टर टांग दिए हैं। आप लोग आइए, छात्र बनकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पोस्टर मत लगाइए प्लीज। हाँ, खून में मिला हुआ है, जो मिला है खानदानी मिला है,
नहीं चाहिए समर्थन आयशा का, जाए अपना लेके दिल्ली में जाए, बिहार है, कोई आयशा का जरूरत नहीं है, बिहारी काफी है। अपना मांग मनाने के लिए बिहारी का रक्त में इतना जोड़ है कि किसी को झुका देंगे। आयशा वाला को भेजिए जहां उसका जरूरत है, यहाँ सिर्फ छात्र का जरूरत है। किसी को आना है छात्र के रूप में आइए, कोई पॉलिटिकल नहीं चलेगा। सिर्फ स्टूडेंट है और हम लोग सब स्टूडेंट मिलकर के इसको सफल बनाएंगे। 25 तारीख को महाआंदोलन है, उसी को डाइवर्ट करने के लिए ये पार्टी वाले लोग आ रहे हैं अपना रोटी सेकने के लिए। पंडाल पे बैठना है तो आयशा पैसा का जितना बैनर है सब हटा करके स्टूडेंट बन के बैठिए, आपका स्वागत है हमेशा। धरने पर बैठे छात्रों के एक गुट ने मंच पर आयशा का पोस्टर लगाने से रोका तो आयशा के छात्र नेता नाराज हो गए और पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों पर सरकार से मिले होने का आरोप लगाने लगे। आंदोलन पिछले 11 तारीख से चल रहा है, हमारा समर्थन 11 तारीख से है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है कि ये लोग भी अनशन कर रहे थे, सरकार नहीं सुन रही थी। हमने अनिश्चितकालीन धरना किया, उसके बाद हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके आज हमारे 3 साथी हड़ताल पर बैठ रहे। ये दलाल जो सौरभ है, ये दलाल सौरभ है कि आप यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। हमने बीपीएससी का एग्जाम दिया, हमने दरोगा का एग्जाम दिया है, ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहा है? ये सरकार का एजेंट कह रहा है एक बार वो सरकार कहेगा हम क्यों बैनर नहीं लगाए? हम कौन है? हम आयशा के कार्यकर्ता हैं, तो हम आयशा के बैनर क्यों हटाते? हमारी पहचान आयशा है, हमारा विरासत आयशा है। हमें आयशा को बनाना, पॉलिटिकल क्या होता है? आपका खाना पीना रहना चलना हर चीज पॉलिटिकल है, हर चीज पॉलिटिकल होता है इस दुनिया में, पॉलिटिकल क्यों नहीं हो? पटना में धरने पर बैठे छात्र नेताओं के गुटबाजी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे कोचिंग संचालक रोशन आनंद ने छात्र नेता दिलीप कुमार से एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही। रोशन आनंद ने छात्र नेता दिलीप के पैर पकड़ने की भी बात कही। इस पर दिलीप ने रोशन आनंद से कोचिंग संचालक खान सर की अदावत खत्म करने की मांग रख दी। हम दिलीप जी का पैर पकड़ रहे हैं। बिहार में छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 7वां दिन है। मंगलवार को छात्रों के प्रोटेस्ट के पहले दिन ही बिहार सरकार ने TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 32,388 पदों पर शिक्षकों की बहाली निकाल दी। इसके बावजूद पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि TRE में 4 पद बढ़ाए जाएं, एकल परीक्षा करवाई जाए और नेगेटिव मार्किंग खत्म की जाए। इसके साथ ही BPSC और BSSC परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती जाए। छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी उनकी प्रमुख मांगें अभी पूरी नहीं हुई है और अब 25 अगस्त को छात्र पटना में बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है। प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने हेमंत सरकार पर हाईकोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। देवेंद्र महतो ने कहा कि आंदोलन के दूसरे चरण में वो आज पूर्व CM शिबू सोरेन के गांव नेमरा से भर्ती प्रक्रिया सुधार यात्रा शुरू करेंगे। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो 2400 जिलों में होगी, जिसका हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के आम आवाम इस बात से के इंतजार में है कि कब कौन सा जिला पे कब ये यात्रा पहुंचेगी। और पूरे झारखंड के छात्र इस यात्रा से बहुत ही उत्सुक हैं और यह यात्रा से बहुत ही विश्वास है, उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा और यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष साबित होगी। वह 11 बजे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टांड़ में स्थित दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से वरिष्ठ सम्मानित पहान की उपस्थिति में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के साथ, मांदर के धुन के साथ और एक सकुआ का पौधा, वृक्ष का पौधा लगा करके पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मतलब साफ है कि एक बार फिर हेमंत सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने का चौथा दिन है।
अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। तो आज 50 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी सीएम मोहन यादव और शिक्षा मंत्री को राखियां बांधेगी, राखी और पद वृद्धि की मांग करेंगी। और इधर नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं पर 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग अभ्यर्थी भी आज सड़कों पर हैं। उतरकर ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। भोपाल के नीलम पार्क में लगातार चौथे दिन शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट्स का प्रोटेस्ट जारी है। आज 50 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और शिक्षा मंत्री को राखी बांधेंगी और शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग करेंगी। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है। तो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 2 में हर विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग कैंडिडेट भी आज सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8,721 पदों की जरूरत होने के बावजूद सरकार ने केवल 2,901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के ये कैंडिडेट नवंबर 2025 से अलग अलग फेज में आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी से जुलाई तक भोपाल में धरने, भूख हड़ताल, मुंडन और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर विरोध जताया गया। अब 21 अगस्त से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पटना के गर्दनी बाग के बाद अब भोपाल में भी नया जंतर मंतर बन गया है। हम पदवृद्धि चाहते हैं। पिछले 3 साल 5 साल हो गए एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पदवृद्धि हो नहीं पा रही है। हम लोग सभी क्वालिफाई हैं, 2 एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं सर, लेकिन पदवृद्धि नहीं है। इस वजह से हम लोग पीछे हैं। हम चाहते हैं पदवृद्धि हो। तो ये आप में क्वालिफाई, आप पास हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना नियुक्ति मिले सरकार का। जी हाँ, मैंने 3 एग्जाम क्लियर किया हुआ, पात्रता परीक्षा भी की है, 97 मार्क्स है मेरे, और अभी भी मेरे 87% आइल है, जो कि मैंने चयन परीक्षा भी दिया हुआ। चयन परीक्षा होने के बाद भी मैं बैठा हूँ क्योंकि पद नहीं है। अल्प पद होने की वजह से हम लोग सब यहाँ हड़ताल पर हैं। कब एग्जाम दिया था? 2025 में। हाँ, 2025 में 2022 में नोटिफिकेशन निकला था। प्री वर्ग 2 के लिए कितनी पोस्ट थी? 8,000 नहीं सर, 4,000 पोस्ट। 8,000 पोस्ट थी वर्ग 2 के लिए। वर्ग 3 के लिए करीबन 13,000। हर सब्जेक्ट में सर किसी में 500 पद दिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पद थे, किसी में 500 पद दिए, किसी में 300 दिए। तो हमें तो पदवृद्धि चाहिए। हमारे मतलब अच्छे परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप पद बढ़ा दीजिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। 6,800 भर्तियां हुई हैं, सारे पद खाली पड़े हैं। 2025 में जब एग्जाम दिए थे वर्ग 2 के लिए कितनी थी? वर्ग 2 के लिए 8,000 और वर्ग 3 के लिए 15,000 भर्तियां निकली थी। लेकिन इनमें 15 और 8 आपके हिसाब से कितने हुए? 23 हो गए। और भर्ती कितनी थी? सर भर्तियां तो 1.5 लाख पद अभी भी। उन्होंने दिया कितनी लोग? उन्होंने लोगों को दिए 4,000 वर्ग 2 में और 6,000 वर्ग 3 में दिए, बाकी सारे पद खाली हैं। तो आप कितने चाहते हो? हम चाहते हैं हर विषय वर्ग 2 में 3,000, वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि चाहते हैं। शासन हमारी मांगों को मान ले। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अभ्यर्थियों के मुताबिक सरकार बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है और उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भोपाल के जंतर मंतर पर एमपी के अलग अलग जिलों के विद्यार्थी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। और अब इस जंतर मंतर पर भी अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में राजेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिसको लेकर छात्र नाराज हैं। हम लोग 9 महीने से प्रयास कर रहे हैं। जितने लोग हमको बताते हैं कि इस तरीके से पदवृद्धि हो जाती है, सरकार में सुन लेते हैं। सब आप भी सोचिए, जो तरीका होता है शांति वाला सारे अपना रखे हैं, फाइल में रखे हैं। डेलीगेशन भेजा है, आंदोलन किए हैं, रोड जाम किए, सरकार समझ ही नहीं रही थी। अंत में आके हमने पानी छोड़ा है और हमारे उस साथी के लिए पानी छोड़ा है जो दिल्ली अपने पिताजी का कैंसर का इलाज करा रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पद वृद्धि में सिलेक्शन हो जाएगा। उस साथी के पिताजी को क्या जवाब देंगे आप?
आंदोलनकारियों का दावा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती 2025 में कम पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सर हम तो यही करेंगे, अगर आज हमारा नरेंद्र भाई भूख हड़ताल में बैठा है, 4 दिनों से बिना पानी के बैठा है, तो कल से हम लाडली बहना भी भूख हड़ताल में बैठेंगी बस। और हम सिर्फ यही मांगे, अगर हमको रक्षाबंधन के पहले पदवृद्धि नहीं मिलती, अभी तक तो हमारा शांति से आंदोलन चल रहा है, इसके बाद हम आक्रामक आंदोलन करेंगे, हम उसमें भी उतर आएंगे। क्या करेंगे सर? हम इसके लिए जो करना पड़े हम वो करेंगे। भोपाल के प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के माने जाने तक प्रोटेस्ट जारी रखने पर अड़े हुए हैं। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित कुमार राणौड़ से जुड़े ठिकाने और घर पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें एक पिस्टल, मैगजीन और 9 कारतूस बरामद होने के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह छापेमारी सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में हुई है। जमीन विवाद से जुड़े मामले में पुलिस ने सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई की है। शिकायत के मुताबिक निर्माणाधीन मकानों की बाउंड्री तोड़े जाने का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और इसी सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। विधायक के भाई सोनू सिंह पर दबंगई और जमीन कब्जा दिलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छापेमारी के दौरान जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिलने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपहा उदनडीह में ये मामला आया था कि 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या कुछ बाउंड्री किया हुआ प्लॉट से, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसके तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके बेलसन के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके कि क्या वो जमीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है, इसको ये तक नहीं पता है कि वो जमीन किसी श्रीवास्तव जी के नाम पर है और वो जमीन मेरे परिवार के नाम पे या फिर मेरे पुश्तैनी मेरी जमीन या फिर कहीं से कोई लेना देना मेरा जमीन का नहीं है, कोई कागज नहीं है। और वही कागज खोजने पुलिस आई थी जो बेरंग लौटी है।